कैफे ऑडिट इंश्योरेंस लेक्चर नंबर 4 सीन सेटिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हम एक कहानी के तहत चल रहे हैं। कहानी कंप्लीट करने के लिए आज जो हम मजीद कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे उसमें दो टॉपिक्स हैं। एक है लेवल्स ऑफ अश्योरेंस और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये तो मैंने टॉपिक्स बता दिए कि आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, लेकिन कहानी हम पढ़ रहे कहानी की फॉर्म में है। मैं अगर क्विकली से कहानी रीकैप करूं तो कंपनी होती थी, कंपनी में शेयर होल्डर्स फर्क लोग थे, डायरेक्टर्स फर्क लोग थे, देयर वाज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। हमने उसके बेसिस पर कहा कि देयर इज एन एजेंसी रिलेशनशिप और एजेंसी प्रॉब्लम, एक ट्रस्ट डेफिसिट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द डायरेक्टर्स, जिसकी वजह से कंपनी लॉ ने ये रिक्वायरमेंट इम्पोज की कि भाई फिर डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एतबार नहीं था तो फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कराएगी कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा और वो रिपोर्ट करेगा टू द शेयर होल्डर्स कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी ने बनाई हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की है, जिसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिटर अपनी राय का इजहार करेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो IFRS के बराबर हैं या नहीं, या मुश्किल अल्फाज में अगर देखा जाए तो क्या ये इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है या नहीं, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। क्योंकि हर 2-2 रुपए की मिस स्टेटमेंट जो है वो मैटर नहीं करती। यहाँ पर कल मेरे पास ऑनलाइन में ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ था, समटाइम्स मैं आपके पास ग्रुप में वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड भी कर दिया करूँगा जो फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको पता लगता रहे। उसने कहा कि ये आपने एंड पे सारी कहानी बताकर ये कह दिया कि मटीरियलिटी तो जजमेंटल एक्सरसाइज है, तो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता कैसे लगेगा कि ये इशू मटीरियल है या नहीं है। तो ये हमने वैसे पढ़ना है आगे चैप्टर 5 में, लेकिन एक बात याद रखें कि कुछ परसेंटेजेस हैं जो आपने माइंड में रखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक है तो जजमेंटल, लेकिन नॉर्मली मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं, आगे और जब राइट टाइम आएगा तो बताऊंगा। 5% कोई भी चीज, कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर प्रॉफिट का 5% निकलता है, मतलब कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सपोज 100, ठीक है, तो कोई भी मिस स्टेटमेंट जो प्रॉफिट का कितनी परसेंटेज निकले 5%, मतलब अगर मैं इधर कहूं कि आप 5% ऑफ प्रॉफिट मुझे बताएं, आप बता सकते हैं 5 होगा। कैसे कैलकुलेट हुआ? 5% मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑफ का मतलब आपको मैथ्स में पता ना मल्टीप्लाई होता है, और 5% को कैसे करते हैं? 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास 5 इस तरह से नंबर वर्कआउट है। ये सबको क्लियर है? 5% ऑफ प्रॉफिट 5। अब कोई भी मिस स्टेटमेंट जो 5 से ऊपर होगी वो क्या ट्रीट की जाएगी? मटेरियल। मिसाल के तौर पे वो जो कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कॉस्ट और NRV, तो कॉस्ट थी 100, NRV थी 80। मिस स्टेटमेंट आपने कितने की निकाली थी? 20 की। जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 100 पे आ रही है, IFRS के मुताबिक इतनी होनी चाहिए, तो FS माइनस IFRS 20 की मिस स्टेटमेंट निकली। अब आप इस 20 को किस चीज से कंपेयर करेंगे? तो क्या ये 5 से ज्यादा है? तो इसका मतलब है ये मटेरियल है। अगर ये 20 के बजाय सपोज 2 होता तो फिर इसको क्या ट्रीट करते? इमटेरियल। अच्छा, तो यहां तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि ऑडिटर अब ये जो ओपिनियन का इजहार करना है, ये ओपिनियन का इजहार करने से पहले ऑडिटर 1 मिनट रुकेगा और क्या ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। क्योंकि उसने, देखिए, अगर मैं खुद किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं आपको कैसे कॉन्फिडेंस दे दूं उस चीज के बारे में? बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग के बारे में मेरे से पूछते हैं कि जी FR2 पढ़ा होना चाहिए या नहीं। मेरे जवाब में आपने नोट किया होगा एक हिचकिचाहट होती है कि प्रेफरेबल तो FR2 के साथ है, लेकिन अगर नहीं भी करें तो अभी तक जो हिस्टोरिकली पैटर्न आ रहा है उसमें गुजारा हो रहा है, बट कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। जिस पे मैंने आपको बताया था ना, मैंने आके आपको लिख के भेजा हुआ है कि मैं क्यों बताऊं, वो बताए ना कि उन्होंने पेपर सेट करना है कि वो ऐसी चीज तो नहीं पूछेंगे। मैंने वैसे वो ईमेल ना बड़ी केयरफुली ड्राफ्ट की है, फंसाया मैंने उन्हें भी है कि मैं जो पर्सनली चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि ऑडिट में वो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इश्यूज ना पूछें।
उसका रीजन क्या है? जब आपने ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे ख्याल में कोई बंदा जो है वो स्ट्रेट अवे ग्रुप बी का भी पेपर आई थिंक उठा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम FR1 तक रिस्ट्रिक्ट हो, बट अगेन उधर से एक क्लैरिटी आएगी, तो मेरे पास एक फिर अश्योरेंस होगी। जब मेरे पास अश्योरेंस होगी फिर मैं आपको वो ईमेल के थ्रू कॉन्फिडेंस ट्रांसमिट करूंगा कि भाई अब ये मेरे पास इन राइटिंग ICAP ने एक चीज दे दी है। बात थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है? तो ऑडिटर को भी क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। तो वहां से अच्छा, रीजनेबल अश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट हैं कि नहीं है, इस बारे में। अब हमने मटेरियल का वर्ड भी सीख लिया था हमने, लेकिन मटेरियल का वर्ड अभी हमने कॉन्सेप्ट 100% नहीं सीखा, उसके कुछ पॉइंट्स सीखे हैं। इसके ऊपर तो पूरा स्टैंडर्ड हमने कवर करना है। मिस स्टेटमेंट भी हमने सीख लिया था। मिस जो लास्ट में बैठी है, मिस स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइनस IFRS इज इक्वल टू मिस स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और IFRS बराबर हो तो फिर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। एक्सेलेंट। अच्छा, अब हमने ये जो वर्ड देखा था ना, रीजनेबल अश्योरेंस, मैंने आप कल की क्लास में अगर आप नोट करें मैंने गोल कर दिया। मैंने सिर्फ अश्योरेंस का बताया कि अश्योरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ट्रांसमिट करना। अश्योरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ट्रांसमिट करना टू द इंटेंडेड यूजर्स, शेयर होल्डर्स को क्या करना? कॉन्फिडेंस देना कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन पर रिलाय कर लो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन पर रिलाय कर लो, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंड दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहां तक बात क्लियर है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंड दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, ये बात जब मैंने बता दी, अब इसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट है अश्योरेंस का, अभी हम फिर रीजनेबल अश्योरेंस पे जा रहे। टॉपिक है लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस या कॉन्फिडेंस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट आप इससे पहले स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आपको याद है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल्स के नाम से। उसमें होता था 90% कॉन्फिडेंस लेवल, 60% कॉन्फिडेंस लेवल। याद आ रही है बात? ये है ना आप लोगों के सिलेबस में क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल। तो मुझे बताएं 90% कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है या 50%? परसेंटेज से ही पता लग रहा है 90% कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 90% चांस है कि बारिश होगी, और दूसरी तरफ कोई कहते हैं 60% चांस है कि बारिश होगी। किसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है? 90%। तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, 90% चांस है कि मैं पेपर पास करूंगा और 60% चांस है कि मैं पेपर पास करूंगा। दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क होता है ना। जब हम पूछते हैं बच्चे से कि भाई क्या चांसेस है, क्या सीन है, तो ये क्या है फर्क? कॉन्फिडेंस लेवल का या लेवल ऑफ अश्योरेंस का। आप मेरे से सारा सेशन पढ़ें और आप मेरे से आके पूछे सर बताएं मैं पेपर पास कर लूंगा या कर लूंगी, तो मेरा जवाब क्या होगा? एक तरीका क्या है जवाब देने का? मैंने आपको कॉन्फिडेंस देना है ना, तो मैं आपको 3 तरीके से कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। पहला क्या है? तुम कंफर्म पास हो, मेरी गारंटी है तुम पास हो। एक ये कॉन्फिडेंस का लेवल है। एक कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है कि मेरी गारंटी है कि आप पास हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है? ये मैं लेवल्स बता रहा हूं, उसी आपके सवाल का जवाब। मेरी राय में जितना मैंने आपके स्क्रिप्ट्स वगैरह चेक किए, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन देखी, आपकी होम असाइनमेंट्स देखी, अगर ऑनलाइन वाले हैं तो मैं जाकर देखूंगा कि लेक्चर व्यू हुआ है या नहीं। वहां से पता हम देख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर देख सकता है कि ये लेक्चर कितने लोगों ने व्यू किया है। और इंटरेस्टिंगली ऑनलाइन के अंदर ख़ास तौर पे मसला आता है, जो हमारी टोटल क्लास होती है उसमें से तकरीबन 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका लेक्चर व्यू ही नहीं हुआ होता।
विच मीन्स कि उन्होंने लेक्चर देखा ही नहीं है। वरना शायद जो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑडिट में पासिंग रेशो 60 to 70 के दरमियान है, मेरे ख्याल में हम इसको मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। लेक्चर तो व्यू करें ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल में गारंटी एक था। दूसरा मैं कहूँ, मेरी राय में, जो मैंने आपका सारा ये काम वगैरह देखा है, टेस्ट वगैरह देखे, तो मेरी राय में आपका पेपर पास हो जाना चाहिए। देयर आर ब्राइट चांसेस दैट यू विल पास द पेपर। अच्छा, ये जो अभी मेरा दूसरा जवाब है, इसमें मैंने क्या कहा कि मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में आपका पेपर इज लाइकली टू पास। मुझे बताएं, दोनों में दो लेवल्स पे मैंने अभी बात की है, दोनों में कॉन्फिडेंस तो दिया है, किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया? गारंटी। ऐसा ही है ना, गारंटी में तो मैंने आपको एक 100% कह दिया ना, कि कंफर्म कर दिया। अच्छा, एक तीसरे लेवल, एक तीसरे तरीके से भी मैं इसका जवाब दे सकता हूं। आपने कोई टेस्ट नहीं दिया था, कोई मॉक नहीं दिया, क्लास में कभी, फिजिकल क्लास में आप थे लेकिन आप तकरीबन ऑनलाइन के बराबर ही रहे, मतलब आ नहीं पाए, तो मैं कहता हूं अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। एज अ टीचर मेरा एक रोल जो है वो मोटिवेट करने का भी है, तो उसमें मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहूँगा, ये मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा कि आप पास ना हो। मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा कि मैं ये कह सकूं कि आप पास नहीं होंगे। ये जो तीसरे लेवल की मैंने एश्योरेंस दी है, ये रैंकिंग अगर आप करें तो जैसे जैसे मैं 1 2 3 पे जा रहा हूं, मेरी लेवल ऑफ एश्योरेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो पहली टाइप की एश्योरेंस है ना, इसका नाम है, इस लेवल को कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जो दूसरे टाइप है, इसका क्या नाम है? रीजनेबल एश्योरेंस। और ये जो तीसरी टाइप की है, इसका क्या नाम है? लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस। अच्छा, ये भी अगेन हमारी जिंदगी से बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक है। आमतौर पे आजकल पेरेंट्स से भी पूछे ना, तो कहते हैं ऐसा दौर है हम अपनी औलाद के बारे में भी गारंटी नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है गारंटी वाली जो चीज़ है ना, उसका हकीकी दुनिया से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का हकीकी दुनिया से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस। Now, reasonable assurance, I hope you would agree, it is a high level of assurance. It is a high level of assurance, but it is not equal to absolute assurance. It is less than absolute assurance. इसका मतलब है ऑडिट में जो अश्योरेंस दी जाती है वो कौन सी है? मतलब वो हाई लेवल की अश्योरेंस तो है, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल था, लेकिन 100% नहीं है। मतलब अगर कोई ये कहे कि ऑडिटर सर्टिफाई कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑडिटर गारंटी दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम एक लेटर क्लास के अंदर इसके रीजंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि देखिए, काश कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता, तो हम एक्सप्लोर करेंगे रीजंस कि क्यों ऐसा है कि ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है। इसका पीछे लॉजिक क्या है? वैसे एक मोटा झटका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। कोई भी प्रोफेशनल एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्या किसी डॉक्टर ने किसी मरीज की जिंदगी के बारे में एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी है ऑपरेशन से पहले? क्या किसी इंजीनियर ने किसी बिल्डिंग के बारे में गारंटी दी है कि ये बिल्डिंग जो अब मैंने बना दी है इसमें 0% डिफेक्ट होगा, कभी कोई मसला नहीं होगा, कभी ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं? इस तरह की अश्योरेंस नहीं प्रैक्टिकली दी जाती। क्या
कोर्ट्स अपने ही दी हुई जजमेंट्स को रिवाइज करते हैं? बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली अगर कोई भी प्रोफेशनल जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, तो इट वुड बी अननेचुरल कि हम ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेशन रखें। लेकिन हम इसके जो टेक्निकल रीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जाती टू द इंटेंडेड यूजर्स, टू द शेयर होल्डर्स, बल्कि रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, विच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस की वजह से ऑडिटर को अच्छी खासी और एफर्ट करनी पड़ती है, अच्छा खासा काम करना पड़ता है, उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो कहे कि अब मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस है जो कि मैं पास ऑन कर सकता हूं टू द शेयर होल्डर्स। वो ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हासिल करने के बाद इंटेंडेड यूजर्स को रिपोर्ट देगा और कहेगा कि हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। तो इसका मतलब है ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहे हैं उसके बारे में वो 90% कॉन्फिडेंट है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? तो इसका मतलब है 10% कॉन्फिडेंट नहीं है। ये 10% का नाम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये रीजनेबल एश्योरेंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद अगला लेवल क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस। अच्छा, लिमिटेड एश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस यूज होता है हमारी डेली लाइव्स में। एक कॉन्सेप्ट होता है रिश्ता इंक्वायरी का। आप समझते हैं रिश्ता इंक्वायरी क्या होती है? हाँ, क्या होती है? शादी से पहले देखते कि लड़का क्या करता है, कोई बुरी आदतों में तो नहीं। एंड लाइकवाइज लड़की के लिए। हाँ, मैंने कहा ताकि हम बराबरी के उसमें रहें। तो रिश्ता इंक्वायरी के बारे में माशाल्लाह आप लोगों को क्लैरिटी है। अब इसके अंदर बहुत मर्तबा कुछ लोगों के बारे में मुझसे पूछा गया कि जी आप फॉर एग्जांपल फलां दफ्तर में काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई मेल है, कोई फीमेल है जिनसे हम लोग वो इसी सिलसिले में डील कर रहे हैं, तो आप बताएं। अब ये, और मैं ये आप लोगों को एक ज़िंदगी का सबक भी दे रहा हूँ, ये एक इंतहाई नाजुक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको कभी भी लाइटली ना लें। अच्छा, इसमें जो मेरा हमेशा से फॉर्मूला रहा है वो ये देखें, आप ना एक इंसान को जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ ऑफिस में काम करता हूं, तो मुझे जो उसकी आउटलुक पता है ना, वो दफ्तर वाली पता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि शायद घर पे बहुत अच्छे हों लेकिन वो दफ्तर में उतने अच्छे ना हों, और वाइस वर्सा लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बातें अभी शायद इस उम्र में आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो, लेकिन ये रियलिटी है कि बहुत से लोग होंगे जो शायद दफ्तर में बहुत अच्छे हों लेकिन वो अपने घर वालों के लिए उतने अच्छे ना हो, बिकॉज देयर आर मास्क्स ना। तो उस हवाले से मेरा हमेशा जवाब क्या होता है जब भी मेरे से ये सवाल किया गया, सर मेरी नज़र से कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं गुजरी कि मैं आपको ये कहूँ कि आप इधर रिश्ता ना करें, मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा। और उसके बाद आहिस्ता से कह देता, हैविंग सेड दैट अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कीजिएगा। मैंने क्या कहा, मेरी नज़र से कुछ ऐसा नहीं गुजरा। ये जो मैंने, अच्छा किसी के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ऐसा रेयर ही हुआ है कि मैंने किसी के बारे में कहा कि आंखें बंद करके प्रोसीड करें। आंखें बंद करके प्रोसीड करने का मतलब है मैं गारंटी दे रहा हूं, तो गारंटी वाला तो नहीं। किसी को बहुत अच्छा मैं जानता हूं और मैंने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हुए हैं, तो मैं शायद कह सकता हूं कि हाँ नहीं, मेरी राय में दिस इज अ फेयर कैंडिडेट, जो भी दोनों साइड से। बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही है? तो एक कोई मुश्किल बातें नहीं है ये। मैंने अपने लेक्चर्स का ना एक इंटरनल ऑडिट करवाया था कि मैनेजमेंट में एक बंदे जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है। हमने टारगेट ये करना था कि कोई ऐसा बंदा जिसका ऑडिट की फील्ड से कोई कनेक्शन ना हो, क्या वो मेरा लेक्चर समझ सकता है?
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। उनसे फिर हमने सुना, हमने कहा सुनाए कि क्या हमने पढ़ाया था, तो ही न्यू दीज ऑल दीज वर्ड्स। तो मेरे ख्याल में आप लोग तो माशाल्लाह से और इस प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं तो समझ जाएंगे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस ख्याली पुलाव, ख्याली दुनिया की बातें। रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में होते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस, नेगेटिव एश्योरेंस, ये तो खैर मैंने आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल दे दी। वैसे लिमिटेड एश्योरेंस, नेगेटिव एश्योरेंस जो है वो कोई इंगेजमेंट को, कोई इसकी एग्जांपल है। जैसे क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंगेजमेंट जहां पर रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। इस तरह इसकी भी कोई एग्जांपल होगी। इसकी एक एग्जांपल है रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है? कंपनी लॉ के अंदर आपने एक हाफ ईयरली रिव्यू या लिमिटेड स्कोप रिव्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लिस्टेड कंपनीज के लिए। शाबाश। फॉर एग्जांपल अगर आप फौजी फर्टिलाइजर कंपनी देखें तो ये एक लिस्टेड कंपनी है। इसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। तो इसका ईयर स्टार्ट कहां पे हुआ होगा? 1 जनवरी 2024। ये बात तो क्लियर है ना? अच्छा, अभी इसका मुझे बताएं ऑडिट हो गया होगा? नहीं, ऑडिट तो नहीं होगा। ऑडिट तो साल का होता है ना। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज है ना, उनमें पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है कि जब इनका आधा साल मुकम्मल होगा, आधा साल मुकम्मल 30 जून पे होगा, इस पे क्लैरिटी है? 6 महीने ना, तो हाफ हो गया। आधा साल जब मुकम्मल होगा ना, तो इस पीरियड की एक आधे साल की छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। मतलब उतनी बड़ी नहीं जितनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। एक छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी इस हाफ ईयर की, और उस हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं किया जाएगा। उस हाफ ईयरली की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कराया जाएगा, बल्कि उसका क्या कराया जाएगा? रिव्यू कराया जाएगा। शायद कंपनी लॉ में वर्ड भी यूज हुआ है, लिमिटेड स्कोप रिव्यू। पता नहीं, अभी वाले लॉ में मैं डबल चेक भी कर लूं। ये है, आप लोगों ने सुना हुआ है अगर, तो फिर मेरी मेमोरी ठीक है। लिमिटेड स्कोप ये वर्ड यूज हुआ है। उसका नाम बड़ा प्यारा उन्होंने नाम लिखा है कंपनी लॉ के अंदर। नाम क्या लिखे? लिमिटेड स्कोप रिव्यू। ये कंफर्म है ना? बस लिमिटेड स्कोप रिव्यू। लिमिटेड स्कोप रिव्यू का मतलब है इसका वो स्कोप नहीं है जो ऑडिट का है। इसका जरा लिमिटेड सा स्कोप है, थोड़ी बहुत चेकिंग होती है, उतनी टफ चेकिंग नहीं होती जितनी टफ चेकिंग एनुअल ऑडिट में होती है। कुछ थोड़ी बहुत चेकिंग होती है। अब क्योंकि चेकिंग थोड़ी बहुत होती है तो हाई लेवल की अश्योरेंस देना तो मुमकिन। तो वो कौन सी अश्योरेंस इस हाफ ईयरली के लिए दे देते हैं? बात समझ में आ रही है? नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है। ये वाला क्योंकि पूरा चैप्टर है हमारी किताब का आगे, तो वहां पे हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको एक बेस लाइन समझ में आ गई कि लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है। नाम से ही जाहिर है लिमिटेड स्कोप मतलब वो स्कोप नहीं है जो ऑडिट का है। ऑडिट का स्कोप बहुत ब्रॉड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लेवल्स ऑफ अश्योरेंस का। इस पॉइंट तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है ये? अच्छा, बोर्ड को ना जरा जूम एक मरतबा कर दें। इस पॉइंट पे जो ऑनलाइन वाले हैं वो बोर्ड को पिक्चर कर लें, ताकि अब मैं फिर रिमूव करूंगा बोर्ड, तो अगली डायग्राम के लिए पिक्चर करना होगा। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि बोर्ड की ना पिक्चर के लिए जरा पॉज लेना है हमने, और आपकी भी सर जिम्मेदारी है जो कैमरा मैन है, ठीक है ना? टोपी ट्रांसफर कर दोगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी। अच्छा, ये अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट। अभी इंटरनल ऑडिट मैं आपसे माजरत चाहता हूं, थोड़े दिनों बाद, बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अभी
ना मसला हो जाएगा। बुरा तो नहीं आप मानेंगी? थैंक यू। नहीं, वो इसलिए मैं सिर्फ रोक रहा हूं कुछ आंसर्स अभी ना, मैं बड़े एहतियात से, कोई गलत वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा माफी मांगूंगा, क्योंकि अभी आपकी एक बेस बन रही है। ये बेस फ्लो इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। आप मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब जो डायग्राम बनने लगी है ना, ये अगर मैं ये कह दूं ना कि पूरे कोर्स में अगर कोई कहे कि ऑडिट को मैंने सही से समझना है, और ये वो डायग्राम है जो मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, इस डायग्राम से स्टार्ट करूंगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरा ऑडिट जो है ना, वो इस छोटी सी डायग्राम के अंदर आ जाएगा। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि आपकी फंडामेंटल वो जो एक बुनियाद है ना, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हम समझने लगे हैं अपना ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर किया, हम इस कॉन्सेप्ट पे आ गए, अश्योरेंस इंगेजमेंट। अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा था और आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों ने नहीं पूछा। मैंने कहा कि ऑडिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट। अब मैं यहां पर इंगेजमेंट का वर्ड बार बार यूज कर रहा था, आपने पूछा नहीं कि इंगेजमेंट क्या है। एग्रीमेंट बेसिकली, जरा एक बात समझिएगा। सपोज आप ने इस फर्म का नाम सुना हुआ? AF Ferguson and Co Chartered Accountants, a member firm of the PwC network। ठीक है, राहील और तंजील ऑनलाइन में है, आप लोगों ने सुना हुआ है। ये AFF एक ऑडिट फर्म है, ठीक है। ये AFF क्या है? एक ऑडिट फर्म है, फर्ग्यूसन बेसिकली, ठीक है। या इसका नहीं सुना हुआ, KPMG का नाम सुना हुआ, EY का नाम सुना हुआ, तो आप इसको KPMG लिख लें, EY लिख लें, ये एक ऑडिट फर्म है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का नाम सुना हुआ, इसका नहीं सुना हुआ तो क्या आपने नेस्ले का नाम सुना हुआ है? क्या आपने PTCL का नाम सुना हुआ है? उसको इधर लिख लें। और ये क्या है? ये है ऑडिट क्लाइंट। ये क्या है? ये है ऑडिट क्लाइंट। ये है ऑडिट फर्म, ये है ऑडिट क्लाइंट। ये जो ऑडिट क्लाइंट है ना, ये ऑडिट फर्म को क्या करता है? इंगेज करता है। इंगेज का मतलब होता है इन्वॉल्व करना। किस मकसद के लिए? कि ये ऑडिट फर्म इस ऑडिट क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये ऑडिट फर्म ये ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करती है। ये ऑडिट फर्म ये ऑडिट इंगेजमेंट ये ऑडिट फर्म ये ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करती है। अच्छा, अब अभी यहां पर वर्ड ऑडिट इंगेजमेंट नहीं लिखा हुआ, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? अश्योरेंस इंगेजमेंट। हम थोड़ी देर के लिए ना भूल जाते क्योंकि हमारे पेपर का नाम क्या है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अश्योरेंस के वर्ड के अंदर ऑडिट शामिल है? ऑडिट शामिल है अश्योरेंस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ऑडिट को इस पेपर का, वैसे आमतौर पे आप किसी से नाम पूछे ना तो वो आपको बताएगा ऑडिट कैफे। शायद जो लोग पेपर भी देखे हैं उनको पूरा शायद नाम भी ना पता वो कि कैफे ऑडिट का पेपर है, क्योंकि प्रिंसिपली हम इसमें ऑडिट से रिलेटेड ही सारे बातें पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया कि आपको पता हो कि मेन हमारा फोकस ऑडिट है। तो अभी ना आप अश्योरेंस इंगेजमेंट से कंफ्यूज ना हो, आप समझे हम बात कर रहे हैं ऑडिट इंगेजमेंट की। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा ऑडिटिंग का प्रोसेस है ये वजूद में कैसे आया था?
हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। हमने कहा कि क्योंकि शेयर होल्डर्स को एतबार नहीं था मैनेजमेंट के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी, और शेयर होल्डर्स ने कहा कि ये हमें जवाबदेही है। जवाबदेह के लिए वर्ड क्या यूज किया था? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल। ये हमें जवाब, क्योंकि ये हमारे स्टीवर्ड्स हैं, ये हमारे गार्जियंस हैं, रखवाले हैं, तो ये हमारे एजेंट्स हैं, तो ये हमें जवाबदेह हैं। तो उसके लिए डायरेक्टर्स ने क्या किया? डायरेक्टर्स ने अपने नीचे एक मैनेजमेंट इंस्टॉल की, जैसे सीईओ, सीएफओ, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग, एक पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व की। और उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या करे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे आईएफआरएस के मुताबिक। तो किसकी इसका मतलब है एक डब्बा जो मैंने छोड़ दिया था, वो डब्बा क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। इसमें अभी टीसीडब्ल्यूजी को छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी क्या लिखी हुई है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात हमें पहले भी पता है। उसमें वैसे 3 जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं, मैं अभी आपको तीनों नहीं बताऊंगा। जहां जहां पर जाएंगे ना, वहां पर तीनों बता दूंगा। आप वैसे बाकी जो जिम्मेदारी नंबर 2 और 3 है, उसके साथ बेशक मार्क कर लें आउटस्टैंडिंग के, अभी ये सर ने नहीं पढ़ाई। हो सकता है मैं बाद में भी ना पढ़ाऊं, हो सकता है, कह रहे थे आप। अच्छा चले, इसमें पहली जो बात है हमने क्या की कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर आईएफआरएस प्लस कंपनीज एक्ट 2017। यहां तक बात सही है? इस डायग्राम से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस जिम्मेदारी पे हम एग्रीड हैं। अच्छा, अब मसला क्या आया था अगला कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऐसे ही बना के शेयर होल्डर्स को दे दी तो ये किसी काम की नहीं है। उसमें मैंने कल एक शेर सुनाया था, शाबाश आप लोग। अच्छा, आपको पता है मेमोरी बूस्ट करने के लिए एक तो बादाम खाने होते हैं, लेकिन हमने देख लिया उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो तरीका है वो है शेर याद करना। शेर याद करने आप लोगों ने ये काम करना नहीं है, जब मतलब सीए कर लेंगे उसके बाद के लिए कह रहा हूं। अभी आपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, लेकिन अगर आप अशार मेमोराइज करते हैं ना, उससे आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। अच्छा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आईएफआरएस कंपनी लॉ के मुताबिक, लेकिन मैनेजमेंट को क्या हुआ? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए आईएफआरएस के मुताबिक और बड़ी जान लगाकर बनाए, और जब शेयर होल्डर्स को दिए तो उन्होंने कहा हमें तो आप पे एतबार ही नहीं है। जब हमें आप पे एतबार नहीं है तो आपकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट पे कैसे एतबार हो? तो फिर किसने एंट्री की? ऑडिटर ने। फिर एंट्री हुई ऑडिटर की। ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस गैदर करने, ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, प्रूफ गैदर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस कंपनीज एक्ट के बराबर हैं या नहीं। और जो भी इस प्रूफ की बुनियाद पर जवाब निकलता है उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना है। मतलब इस ऑडिट रिपोर्ट में इसका मतलब है वो बताएगा कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के बराबर हैं, या वो कहेगा नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? और ये रिपोर्ट किसको दे दी जाएगी? ये रिपोर्ट आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दे दी जाएगी। इस टाइम ये आप हैरान होंगे, ये पूरा ऑडिट है। पूरे ऑडिट की बुनियाद जो है ना वो इस टाइम पड़ गई है। अगर ये डायग्राम आपको, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर, अच्छा आप और भी जगह बेशक आप क्लासेस लेकर देख लें, बहुत कम लोग होंगे जो कि
हर चैप्टर को इस डायग्राम से लिंक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस डायग्राम से लिंक किए बगैर आप चैप्टर समझ ही नहीं सकते। तो सही अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस डायग्राम के थ्रू आती है। हमने दोनों चीज़ों पे सर काम करना है। एक चीज़ मैं दोबारा बता दूं, वी नीड अ हाईली एग्जाम फोकस्ड स्ट्रैटेजी एंड वी नीड वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। हमने दोनों चीज़ों पर एफर्ट करनी है। तो मतलब इस क्लास में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी, मैं आपको रिकॉर्डेड प्रैक्टिस भी बहुत दूंगा, जो प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपने वो लेक्चर प्लानर देख लिए, इतने घंटे आप निकाल लेंगे इस कोर्स के लिए। ये वो, अच्छा एक और चीज, ये वो घंटे हैं जो मैं आपसे मांग रहा हूं, आपके घंटे पढ़ाई के तो इसके अलावा है। और मेरे ख्याल में फेयर है, रीजनेबल है, क्योंकि देखिए आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इधर जान लगा लें, ये कैफ का तो पेपर आपका पास हो ही जाएगा, आपको ना आगे इंशाल्लाह ताला सीफैप में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि सीफैप में आप जॉब के साथ, वो एक प्रॉपर जॉब है आर्टिकलशिप, को खाला जी का घर नहीं है, उसके साथ ये मैनेज करना सीफैप 6 सीफैप 1 फॉर एग्जांपल, वो मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा नहीं है कि अभी जब आपके पास एक लग्जरी या फुल टाइम स्टूडेंट्स वाली, उसको अवेल करें, उसको अच्छे से बेस अपनी बना लें, ताकि सीफैप 6 भी थोड़ा सुकून से हो। ठीक है, तो ये आपने जितना मैंने वो लेक्चर प्लानर दिया ना, वो शुरू में क्यों दिया है, वो इसीलिए दिया है कि मैं एंड पे ये नहीं सुनना चाहता कि सर इतना ज्यादा काम, आपको आज ही पता है इतना ज्यादा काम है, आपको आज ही, अगर वो ज्यादा है तो, ज्यादा तो नहीं है वो, नहीं खैर ज्यादा तो है ज्यादा, लेकिन मजबूरी है ना, पेपर पास करना है। अच्छा, अब ये डायग्राम, ये कहानी, आपने वो गाना सुना हुआ है, कहानी सुनो, ये वही है। आप चेक करें, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर IFRS। ऑडिटर आया, ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस गैदर किया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक हैं या नहीं, और फिर उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट किया टू द शेयर होल्डर्स। ये डायग्राम लॉजिकली समझ आ रही है, मतलब रट्टा तो नहीं लगाना पड़ रहा। अगर कोई लॉजिक इसमें नहीं समझ आ रहा वो बताएं। ये आपके पास पूरी ऑडिट इंगेजमेंट है। अच्छा, अब ऑडिट, ये जो अब वापस आते हैं वर्ड पे कि असल में तो हमने तो पढ़ना है अश्योरेंस इंगेजमेंट, ये तो मैं कह रहा हूं ऑडिट इंगेजमेंट की हो गई एग्जांपल। तो आप अग्री करते हैं कि अगर मैं अश्योरेंस को ऐसे कर दूं कि एक है रीजनेबल अश्योरेंस और एक अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अगर करूं इधर, तो आप अग्री करते हैं एक है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स और एक है लिमिटेड या नेगेटिव अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये बात समझ में आ रही है? Audit is an example of a review is an example of a, यहां तक बात क्लियर है? Audit is an example of a reasonable assurance engagement, reviews and, अब ट्रू और फॉल्स खेलती हैं। Is audit an example of an assurance engagement? इस डायग्राम को देखते हुए बताना गौर से, मैं रीजनेबल अश्योरेंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इज ऑडिट एन एग्जांपल ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इज रिव्यू एन एग्जांपल ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहा हूं। इज रिव्यू एन एग्जांपल ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? ट्रू है? शाबाश। इज रिव्यू एन एग्जांपल ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? हाँ, उसके तो नाम में भी अश्योरेंस एंगेजमेंट आ रहा है, और जरा मैं इस ट्री को यूं 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 करूं तो मैं अश्योरेंस पे ही पहुंचा। नहीं समझ आ रही? क्लियर हो गई बात? तो इज रिव्यू एन एग्जांपल ऑफ अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट? नहीं। इज ऑडिट एन एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट? नहीं। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि ऑडिट भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है,
रिव्यू भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है, फर्क सिर्फ ये है कि लेवल ऑफ अश्योरेंस इन एन ऑडिट इज लोअर देन इन अ रिव्यू एंगेजमेंट। नहीं, गलत, आप लोग जाग रहे हैं, ये खेल नहीं चलेगा, सही कह रहे हैं। लेवल ऑफ अश्योरेंस इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इज हायर देन लेवल ऑफ अश्योरेंस इन अ रिव्यू एंगेजमेंट, लेकिन हैं तो दोनों ही ठीक है। एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है, एक बच्चा बुरा काम कर रहा है, लेकिन माँ बाप दोनों को अपनी औलाद ही मानते हैं। ये तो नहीं करते कि डिसओन कर, ये दोनों हमारी ही औलादें हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, सिर्फ फर्क है लेवल ऑफ अश्योरेंस का। बात समझ आ रही है? कॉमन सेंस बेस्ड। अच्छा, तो इसका मतलब है ये ऑडिट एंगेजमेंट हो गई, ये रिव्यू एंगेजमेंट हो गई। अब ये जो मैंने तस्वीर बनाई है, ये बनाई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिट तो एक एग्जाम्पल है? ये जो वर्ड है ना अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल टर्म है, ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट का वर्ड है। बात समझ में आ रही है? ये एक जनरल टर्म है, इसकी फिर नीचे, क्योंकि ये स्टार्ट पे है ना, इसकी फिर नीचे शाखें निकली हैं। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर जनरल टर्म है तो इसका मतलब है इन तमाम डब्बों के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ जनरलाइज्ड टर्म्स। वो जनरलाइज्ड टर्म मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं। जैसे यहां पे हमने मैनेजमेंट कह दिया ना, इसके लिए जो जनरलाइज्ड टर्म है, जब हम अश्योरेंस एंगेजमेंट का वर्ड समझें तो वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या नाम है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एज पर एफआर। इसका क्या नाम रखा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसका क्या नाम रखा गया है? सब्जेक्ट मैटर। ये ब्लू अगर अच्छा मार्कर मिल जाए तो मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। इसका क्या नाम है? सब्जेक्ट मैटर। राउत साहब से कहना मार्कर तो अच्छे दें, मेरी अच्छी खासी उनसे सलाम दुआ अच्छी है। मैंने कोई IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2017, इसका क्या नाम है? एक तो आपने इसका मुश्किल सा नाम सीखा था ना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहां पर वो नहीं है, यहां पर है सूटेबल क्राइटेरिया। यहां पर क्या नाम है? सूटेबल क्राइटेरिया। उसके बाद आता है ये जो ऑडिटर है, क्योंकि हम जनरल वर्ड्स पे जा रहे हैं ना, तो ऑडिटर के लिए वर्ड है प्रैक्टिशनर। ख्याल में स्पेलिंग्स में कुछ मसला होगा, लेकिन इस वर्ड को बोलते हैं प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर। ऑडिटर के बजाय जो जनरल वर्ड है वो क्या हमने इस्तेमाल किया? प्रैक्टिशनर। क्योंकि अब देखें फॉर एग्जांपल रिव्यू एंगेजमेंट है तो उसमें हम ऑडिटर तो नहीं कह सकते ना, प्रैक्टिशनर। दूसरी चीज क्या है? ऑडिट एविडेंस। अच्छा, इसको भी जनरलाइज किया कि सारी एंगेजमेंट्स क्योंकि ऑडिट नहीं होती तो इसके लिए जनरल वर्ड क्या है? क्योंकि एक चीज आप समझ गए कि जब भी कभी अश्योरेंस देनी होगी तो बैक एंड पे कोई ना कोई एविडेंस होना जरूरी है। जब भी कोई किसी को कॉन्फिडेंस है, मेरे पास कोई एविडेंस होना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट अभी सर अली इमरान के साथ रिकॉर्ड हुई थी, उसके अंदर एक बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई। खैर मैंने सोच के ही की थी, मुंह से नहीं निकली थी। मैंने कहा कि आई कैप की जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स के हवाले से, वो तो जाहिर है सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आंसर स्क्रिप्ट्स चेक करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि मेरी राय में
दूसरे नंबर पे अगर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स के बारे में कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो मैं हूं। उसमें मैंने लेके अच्छा उन्होंने ना उसमें क्लिप निकाल दिया सर ने, और ये क्लिप खाली उन्होंने निकाल के थ्रो कर दिया। उसके आगे अब वही बात है, रिसर्च की तो एबिलिटी माशाल्लाह से है ही नहीं, नसीब ही नहीं है एम्बेसडर्स को। तो उसमें बिकॉज आई वुड से दे आर एम्बेसडर्स, एक स्टूडेंट का कंसर्न नहीं होगा कि वो एक उस्ताद के साथ आके इस चीज पे बहस करे, ये एजेंट्स ही हैं। तो उसने कहा कि जी ये आपने बात की है, लेकिन मार्केट में बहुत बहुत टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स की गलतियों पे बड़ा काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, ठंड पड़ जाती है जब इस तरह कोई आता है ना, क्योंकि मुझे पता होता है ये जहालत के मारे 2-2 हज़ार रुपए के ऊपर जिनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब टीचर्स ने इस तरह से एजेंट्स हायर किए हैं, दिस इज़ अ शेम। तो वो जो है वो आके ये बात कर रही हैं। तो अब ये बात तो उसने कर दी, क्योंकि जाहिर है मिर्च तो लग गई ना कि जी अच्छा मतलब बाकी टीचर्स को नहीं पता, और उसका ख्याल था कि अब मैं ना जरा बैक फुट पे आ जाऊंगा कि नहीं नहीं बाकी टीचर्स को भी पता है। मैं कायम रहा अपनी बात। मैंने कहा आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। और इसमें कोई खुदा न खास्ता तकब्बुर नहीं है। जो मैंने बात की थी उसके पीछे मेरे पास, अब मैं आपको एविडेंस, उसी जो कमेंट आया था उसके रिस्पांस में मैं आपको समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एविडेंस, मैंने पहला एविडेंस ये शेयर किया, मैं जब आप लोगों के टेस्ट होंगे ना तो उसके बाद जैसे आई कैप एक एग्जामिनर कमेंट्स नहीं शाया करता, आपको हर टेस्ट के बाद एक तो आपके अपने टेस्ट के ऊपर मार्किंग होती है, वो तो मिलेगी। दूसरा मैं कुछ एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं उस तरह का एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं कि बाकी बच्चों ने क्या मिस्टेक्स की, क्योंकि हो सकता है आपने आज वो मिस्टेक ना की हो लेकिन अगले टेस्ट में आपने वो मिस्टेक करने का सोचा हो, तो आपको पहले ही रोक दिया जाए। मैंने उसके साथ प्रूफ के, तो अब मैं अगर ये जबानी कहता ना कि नहीं जी मैं ये एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं जिसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो काम नहीं बनना था। मैंने अल्लाह का शुक्र है वो फेसबुक पे शेयर भी किया हुआ था डॉक्यूमेंट, उसका स्क्रीनशॉट लिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है अब हमें भी आता है, स्क्रीनशॉट लेके नीचे लगा दिया कि ये हैं कमेंट्स, और साथ फिर मैंने एक और बात लिखी कि इतने डिटेल्ड कमेंट्स तो मेरे ख्याल में आई कैप की भी किसी एग्जामिनर रिपोर्ट में नहीं है। तो आप सोच के चैलेंज करें, एक बात। दूसरी चीज, अच्छा ये मैं ना कह सकता अगर मैंने इसके ऊपर एफर्ट ना की होती। दूसरी चीज, आपके जो टेस्ट्स की चेकिंग होती है, मैंने आपको सैंपल ओरिएंटेशन में दिखाए थे, आप लोग वाकई समझते हैं एक टीए की ये सेंस होगी कि वो इस तरीके से चेकिंग कर सके? आप लोगों ने भी टीए से टेस्ट चेक करवाए होंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। उस बेचारे से आप पूछ लें, उसको खुद नहीं पता होता उसने आपके मार्क्स काटे क्यों हैं, कभी तजर्बा कर लीजिएगा। तो उसके ऊपर लाल पेन से क्रॉस आउट हुआ है कि ये इररेलेवेंट है। तो ये दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक, बच्चों के साथ 1-to-1, मतलब मैं टेबल के इस साइड पे हूं, बच्चा इस साइड पे है, हमने 1-to-1 जिन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हमने उनके साथ 1-to-1 बैठ के गाइडेंस दी। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि इसको रिकॉर्ड कर ले। वो फीमेल स्टूडेंट थी, हमने रिकॉर्ड नहीं, उनको नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन इस चीज को, उसकी वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई थी। देन आई हैड टू पोस्ट दैट वीडियो इन रिस्पॉन्स टू दैट कॉमेंट कि ये चीजें हैं। हम फिर ये जो आपके टेस्ट होते हैं, आपके मार्क स्क्रिप्ट्स में आपको डीब्रीफिंग सेशन के अंदर दिखाऊंगा कि भाई ये देखे, ये बच्चे ने लिखा था, ये गलत था। तो जब तक टीचर ये काम नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में आई हैव अ रीजन टू से व्हाट आई एम सेइंग, कि जिस टीचर ने इस सारे प्रोसेस से गुजरा ही नहीं, उसको कैसे पता लग सकता है स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स का? बात समझ में आ रही? तो अब मेरे पास एविडेंस था, आज 3 दिन हो गए हैं, पलट के जवाब नहीं आया। तो जब आप एविडेंस के साथ चलते हैं ना, तो फिर बोलती बंद करा सकते हैं आप। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या चीज आगे, ऑडिट रिपोर्ट। इसके लिए क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, मैंने वर्ड यूज किया अश्योरेंस रिपोर्ट।
और शेयर होल्डर्स के लिए एक जनरलाइज्ड वर्ड क्या यूज किया? इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स का मतलब होता है कि ये प्रोबेबल यूजर्स हैं आपकी फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर के। ये वर्ड जो सब्जेक्ट मैटर है, जब हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे होंगे, एक चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स का, वो जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी ये वर्ड यूज होगा, तब आप मेरे से, लेकिन इसी तरह जब वहां पर यूज होगा ना तो आपकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाएंगी कि ये क्या सब्जेक्ट मैटर है। उस टाइम मैं आपको याद दिलाऊंगा कि लेक्चर 4 याद है, और फिर मैं आपको इधर बोर्ड के इस हिस्से पे ना हाथ रखूंगा। उस टाइम तो ये नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं कहूंगा बोर्ड का ये हिस्सा था, यहाँ पे मैंने ऐसे सब्जेक्ट मैटर के गिर्द दायरा बनाया था और डॉटेड लाइन बनाई थी कि ये कोड ऑफ एथिक्स में वर्ड यूज होगा। तो अब इतना बता दिया तो आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। नहीं भी याद रहा तो मेरा फिर फायदा नहीं है ना, अगर मैं आपको याद ना करा सकूं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका अश्योरेंस एंगेजमेंट का। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में एक्चुअली क्या है, एक 3 पार्टी रिलेशनशिप है जिसको ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप भी कहते हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप, या जिसको क्या कहते हैं, ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप। ट्रायंगल सुना हुआ है? इसको ट्रायंगल क्यों कहते हैं? ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। तो ट्राई का मतलब है 3, 1 2 3। इस पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर IFRS, इसकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर एविडेंस गैदर करना कि यह IFRS के मुताबिक है नहीं, ताकि वो इंटेंडेड यूजर्स को रिपोर्ट कर सके, कॉन्फिडेंस दे सके, अश्योरेंस दे सके। अगर ऑडिट है तो इस रिपोर्ट के थ्रू वो शेयर होल्डर्स को, अगर ऑडिट है तो इस रिपोर्ट के थ्रू वो शेयर होल्डर्स को रीजनेबल अश्योरेंस देगी। अगर रिव्यू है तो इस रिपोर्ट के थ्रू वो शेयर होल्डर्स को लिमिटेड अश्योरेंस देगी। बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही है? अब आपका होमवर्क क्या है, ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने सीन सेटिंग वाला जो पेज नंबर 3 बनेगा, पेज नंबर 3 जो है वो आपका सीन सेटिंग का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपने इस पेज को पूरे को रीड कर लेना है, सिवाय दो पॉइंट्स रह गए। कौन से? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स रह गए हैं, वो जब जब आगे आएंगे तो मैं उसको कवर कराता जाऊंगा, लेकिन बाकी पूरा पेज कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है, वही 1 घंटा लगाना है, जितना अभी तक पढ़े। अभी थोड़े दिन ना इसको, अभी आपको अच्छा क्लास में आपको लग रहा होता होगा कि 100% समझ आ गए, लेकिन फिर जब आप घर जाते हैं तो आपने उसको दोबारा, जिसको नहीं कहते ऊपर सीमेंट लगाने, कि नॉलेज अपनी पक्की, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल फर्म कर लें, क्योंकि ये एक मर्तबा 14-15 क्लासें निकल जाएंगी ना तो उसके बाद हमारी पेस भी बढ़ेगी थोड़ी। तो उस टाइम पे फिर मतलब, ताकि उस टाइम पे मुझे बेसिक्स पे ना वापस जाना पड़े। बात समझ में आ रही है? उस टाइम पे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगी, तो ऑफ कोर्स मैं उसको आंसर करूंगा, लेकिन ये होगा कि एक रिदम हमारा ना अच्छा बन जाए। ठीक है? अभी बाकी एक चीज, इस चीज के बारे में मत घबराइएगा कि हमने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं की। जितनी प्रैक्टिस इधर आपको मिलेगी ना, याद रखेंगे आप, लेकिन ये टाइम नहीं है कि इसमें अभी मतलब हम भी मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, लुक्स वेरी फैंसी, बड़ा सेलेबल होता है कि इस टाइम पे अगर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं ना तो इट्स वेरी सेलेबल कि भाई अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी है। मेरे हिसाब से मैंने आपको पेपर पास करवाना है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता कि सिर्फ कोर्स नहीं सेल करना। मैंने जो लोग ट्रस्ट करके आके बैठे हैं वो मेरी पहली जिम्मेदारी है, तो मैंने आपको पेपर पास कराना है। प्रैक्टिस के बारे में मेरे ख्याल में आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आपके पास पूरा लेक्चर प्लानर है, एक मरतबा कभी टाइम मिले तो काउंट कर लेना, सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवानी है।
रिकॉर्ड, अच्छा इसके अलावा फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स भी ये बात सुन लें, मैंने ओरिएंटेशन सेशन में भी की थी, आपको रिकॉर्डेड एक तो लेक्चर्स मिलेंगे, दूसरा जो रिकॉर्डेड प्रैक्टिस है वो मैं आपको, क्योंकि देखिए हमारा कोर्स बहुत वो है, जो पूरा आपके आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मैं ये नहीं कर, हमारे तकरीबन मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ कि 200 के करीब घंटे हैं जो मुझे आपसे चाहिए। कैसे 200 के करीब ही हैं? 170 प्लस हैं जो मुझे आपसे चाहिए। तो अब आप जरा डिवाइड करें ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हैं तकरीबन। ठीक है, तो मतलब आप हम अंदाजा कर लेते हैं 200 घंटे हैं, 5 ये बन रहे हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 तकरीबन 40 घंटों का काम हमें हर महीने में करना है, तो जाके हम ये टारगेट अचीव कर सकेंगे। ठीक है ना, 40 आवर्स। अच्छा एक महीने में, वैसे अगर आप यूं देखें, एक महीने में 40 घंटे तो ज्यादा नहीं है। अच्छा फरवरी में 40 घंटे वैसे, हाँ फरवरी, गुड पॉइंट। कि आपका मतलब है कि फरवरी तो छोड़ दें, सही कह रही हैं अब। ठीक है, ठीक है, फरवरी आप लोगों का है बिल्कुल। हाँ 31 जनवरी आपकी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी, तो फरवरी का महीना तो आप लोगों का अपने। और अच्छा इस मरतबा आपके एग्जाम्स आपको पता है रमज़ान में है, ये भी चीज़ माइंड में रखें। अच्छा 50 आवर्स हर महीने में, जिसमें से तकरीबन 20 आवर्स तो आप 20 नहीं बल्कि 7, क्योंकि 2 आपको वो भी लेक्चर में 7 5 35, तकरीबन आपको 15 एडिशनल आवर्स जो हैं वो हर महीने में, वो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्लास में भी होगी, लेकिन कुछ एडिशनल प्रैक्टिस जो प्री रिकॉर्डेड प्रैक्टिस है वो आपको कोई हर उसमें 15-15 घंटे की ऐड करनी होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब आपको थोड़ा लॉजिकली, एक महीने में 50 घंटे, जिसमें से 35 घंटे तो समझे क्लास के हो जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे तक आपकी फिजिकल क्लासेस हुआ करेगी, सैटरडे संडे के लिए आपको 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तो मैं 7 4 बल्कि 7 4 28, सॉरी नहीं, अगर महीने में 28 तो आपके ये लेक्चर्स यूं हो गए, तो आपको तकरीबन 50 - 28 कितने बने? 22 जो हैं वो एडिशनल आवर्स कवर करने हैं। अच्छा इसमें देखिए मैंने शुरू में इसीलिए क्लियर कर दिए कि वो मैं आपको मार्क कराता जाऊंगा कि आप कौन से 22 एडिशनल अभी कर सकती हैं, ताकि ये चीज़ जो है वो मैनेज हो जाए। मेरे ख्याल में इस कोर्स के ऊपर एक महीने में 50 घंटे लगाना मेरे लिए को इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ अगर आप ये करें ना कि आप सारा कुछ जनवरी के लिए छोड़ दें, फिर नहीं हो सकना। ठीक है, तो हमें विजिबिलिटी है। आई नो दिस मे साउंड अ लिटिल ड्रेडफुल, लेकिन अगर हमने स्प्रिंग 25 में ही पास करना है इंशाल्लाह ताला, तो फिर ठीक है, थोड़ी एक वो जिसको कहते हैं ना एफर्ट कर लेते हैं, इसमें कोई शक? ठीक है जी, कोई सवाल इसके ऊपर? सर correct me if I'm wrong. सर जब हम assurance engagement तब होती है, insurance चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और ऑडिट जो है हम करते हैं या रिव्यू देते हैं इंश्योरेंस देने के लिए, तो इस वजह से ऑडिट और रिव्यू जो वो इंश्योरेंस की एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू।